हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। यूनिवर्स में चाहे छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट हो या बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट हो, सारे ऑब्जेक्ट के बीच में यानी उन सारे बॉडीज के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स का जो नेचर होता है ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। मतलब इसका जो नेचर हो क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करना, यानी दो ऑब्जेक्ट को क्या कराएगा, एक दूसरे की तरफ पास लाएगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां तक हमने देखा। अब जो हम देखने वाले हैं कि अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें निकालना हो, यानी किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है, वो हमें निकालना हो तो हमें उसके लिए चाहिए होता है एक इक्वेशन। और वो इक्वेशन हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जो कि हमें दिया था न्यूटन भाई साहब ने। और न्यूटन भाई साहब ने जब बताया था तो उन्होंने क्या कहा था कि जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दो ऑब्जेक्ट के मासेस का प्रोडक्ट का। यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट होने वाले हैं और वो ऑब्जेक्ट का जो मास होगा, यानी हर ऑब्जेक्ट का कोई कुछ ना कुछ मास होता है, उन ऑब्जेक्ट की मास का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उस प्रोडक्ट का एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर हम यहाँ पे देखें, इक्वेशन अगर यहाँ पे बनाए तो सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि जो फोर्स होता है, यूनिवर्सल फोर्स जो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 एंड m2। अगर हम देखें कि जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दो मासेस के प्रोडक्ट का। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई दो मासेस ले लिए, मास 1 m1 एंड मास m2, मास m1 एंड इसको m1 और m2 अगर मास ले लिए तो इन दो मासेस का, इन ऑब्जेक्ट के जो दो मास है इन मासेस के प्रोडक्ट का ये क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ लो इनके सेंटर से इनका कुछ डिस्टेंस है d, यानी हम हर ऑब्जेक्ट के सेंटर से उसका डिस्टेंस क्यों लेते हैं, हमने देखा था कि हर ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे होता है, उसके सेंटर पे। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास कॉन्सेंट्रेट होता है वो कहाँ पे होता है, उसके सेंटर पे। इसलिए हम क्या करते हैं, यानी कोई भी फोर्स लगेगा तो उसके सेंटर की तरफ ही लगेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ ही क्या रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन रहेगी। तो ये इनके सेंटर के बीच में कुछ डिस्टेंस है तो ये इसके डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें जो रिलेशन होता है वो सीधा रिलेशन होता है, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो उल्टा रिलेशन होता है। अब ये सीधा रिलेशन और उल्टा रिलेशन क्या है ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी अगर इसको हम इन दो इक्वेशन को एक करें तो हमें मिलेगा कि जो फोर्स होता है ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं m1 m2 और डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दो इक्वेशन को अगर हम यहाँ इस तरह लिखे तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के प्रोडक्ट का, मासेस का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का। अगर यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, इस साइन को हटाने के लिए हमें लाना पड़ता है यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू। यानी अगर जैसे कि हमने केपलर्स लॉ में देखा था, केपलर्स लॉ में क्या था, जो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब था। मतलब जो रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड था उसका स्क्वायर उसके मीन डिस्टेंस के क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने क्या किया था, वहां पे कांस्टेंट के लाया था। तो यहाँ पर भी हमें कांस्टेंट वैल्यू लानी पड़ेगी। यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लेंगे वो कांस्टेंट लेंगे कैपिटल जी। यानी हम यहाँ पे अब इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं, F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अभी यहाँ पे जी कहाँ से आया, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। और ये लाया हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए, ये साइन हट गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करके फोर्स निकाल सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में मास 1 और मास 2 अगर दो ऑब्जेक्ट है, उनका जो मास होगा उनका प्रोडक्ट लेंगे और उसको डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जो जी होता है इस जी की वैल्यू होती है फिक्स।
यानी इस जी की अगर वैल्यू हम देखें तो हम बोल सकते हैं ये जो जी होता है, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये होती है इसकी वैल्यू, जो कि फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। यानी आप कहीं पर भी इस जी की वैल्यू अगर देखेंगे अर्थ पे या फिर किसी अदर प्लैनेट पे, यूनिवर्स में कहीं पे भी लेके जाएंगे तो इस जी की जो वैल्यू रहेगी ये यही रहेगी। और ये जो वैल्यू दी थी ये दी थी साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश ने। किसने दी थी? हेनरी कैवेंडिश ने। ये जो वैल्यू निकाली थी हेनरी कैवेंडिश ने निकाली थी। ये वैल्यू कहां से आई? ये वैल्यू आई, समझ लो कि हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट किया था अपने लैब में। उन्होंने क्या किया कि दो एक एक किलोग्राम के, एक एक केजी के दो मासेस लिए और उनके बीच में एक डिस्टेंस था सेंटर से 1 मीटर का। तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो फोर्स इतना था। अब यहाँ पे ये इतना कम है कि आप इस वैल्यू से देख सकते हैं कि -11 में, मतलब इस 10 पर 11 जीरो डालने के बाद अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, हमारी जी की वैल्यू रहेगी, कैपिटल जी, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी। अगर हम इसके आगे देखें, हमें यहाँ तक इक्वेशन मिल गया, इसके बाद हम फोर्स निकाल सकते हैं और हमें ये पता चला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के प्रोडक्ट का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर का। यानी अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे जी की वैल्यू अगर यहाँ पे डालेंगे तो हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा और प्रोपोर्शनलिटी के साइन पे आएगा कैपिटल जी और m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये रहेगा हमारा इक्वेशन। और इसके बाद हमने देखा कि जी जो होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये आपको एक मास के लिए पूछा जाता है। एक तो उसको निकालना पड़ता है या फिर याद रखना पड़ता है। यानी अगर आपको निकालने के लिए दिया जाए तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं बोलूं कि ये जी यहाँ पे m1 m2 यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ नीचे जाएंगे और डी नीचे तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो फोर्स का न्यूटन जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूटन। डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या रहेगा, मास 1 और मास 2 का, मतलब किलोग्राम का स्क्वायर, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे इसके यूनिट भी निकाल सकते हैं। ये वैल्यू किसने दी थी सबसे पहले, तो ये बताई थी हेनरी कैवेंडिश ने, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब हम देखेंगे कि अगर ये दोनों मासेस है, ये मासेस ये क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे। जब ये एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो फोर्स हमें इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस मास को बढ़ा दूं, इस मास को बढ़ा दूं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट छोटा था उसको अगर इंक्रीज कर दूं तो उसके फोर्स में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अगर उसके डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर दूं तब भी उनके फोर्स में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो चेंज कितना आने वाला है यही हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों इन दो ऑब्जेक्ट को, इनके मास को 2 टाइम बढ़ा दिया, अगर मास को 2 टाइम बढ़ा दिया, 2 टाइम बढ़ा दिया तो फोर्स में क्या होगा, फोर्स जो होगा वो 2 टाइम बढ़ जाएगा। 2 टाइम अगर मास को बढ़ा दिया तो फोर्स भी क्या होगा, 2 टाइम बढ़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था इनके बीच में जो सीधा रिलेशन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। अगर मास को बढ़ा दूंगा तो उसका फोर्स भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। जितना मास बढ़ेगा उतना ही फोर्स बढ़ेगा। अगर 5 टाइम फोर्स को, यानी मास को कम कर दिया जाए तो फोर्स में क्या होगा, फोर्स भी 5 टाइम कम ही होगा। जितना मास बढ़ा दिया जाए उतना ही क्या होगा, फोर्स बढ़ने वाला है। जितना मास घटा दिया जाए उतना ही फोर्स में क्या होगा, अगर घटा दिया जाए तो कम होगा और बढ़ा दिया जाए तो बढ़ेगा। मतलब मास कम कर दिया जाए तो फोर्स भी कम लगेगा उनके बीच में, और मास बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स था वो भी बढ़ेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस का देखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस इनवर्स में है, यानी उल्टा रिलेशन है। अगर मैं 2 टाइम डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूं तो फोर्स में क्या होगा, बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। सबसे पहले अगर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, दूर जाएंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लगने वाला था वो कम लगेगा। यानी फोर्स सबसे पहले तो कम होगा। और कितना कम होगा कि अगर
टू टाइम अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, अगर मैं यहाँ पे 2d स्क्वायर कर दूंगा तो 2 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी 1/4 में क्या होने वाला है, फोर्स कम होने वाला है। तो 4 टाइम फोर्स कम होने वाला है। अगर डिस्टेंस को 5 टाइम कम कर दिया जाए तो फोर्स, अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स क्या होगा, और बढ़ेगा। और अगर फोर्स बढ़ेगा तो कितना टाइम बढ़ेगा, तो हम बोल सकते हैं जो फोर्स होगा वो 5 का भी क्या होने वाला है, यहाँ पे स्क्वायर होने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर दिया है। अगर 5 टाइम बढ़ने वाला है तो 5 का भी स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 25 टाइम जो डिस्टेंस होगा वो, जो फोर्स होगा वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या है, मास का जो सीधा रिलेशन है, जितना मास बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उसके स्क्वायर में उतना ही कम होगा, जितना कम होगा उसके स्क्वायर में उतना ही बढ़ेगा। अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि 3 टाइम डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए तो यहाँ पे फोर्स में क्या होगा, यहाँ पे फोर्स क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 टाइम वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब कम होगा, ज्यादा 9 गुना कम फोर्स लगेगा जब डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा। ये आप कैसे याद रख सकते हैं, समझ लो कि ये आप है और ये आपके क्लास वाली है, जो कि आप एक ही क्लास में पढ़ते हैं, आप है और ये आपकी कोई क्लासमेट है। तो आप अगर एक ही क्लास में है तो आप दोनों के बीच में फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपकी क्लास अलग अलग है, यानी आपके बीच में डिस्टेंस यानी दूरियां अगर ज्यादा है, तो आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस यानी जो फोर्स था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो क्या होगा, कम होगा। अगर एक ही क्लास में, इसका मतलब आप दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है। लेकिन अगर वो किसी और क्लास में है तो आप दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद हम देखेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ, जहां पे हमने देखा कि डिस्टेंस और मास, इसमें जो रिलेशन था, मास में डायरेक्टली था और इसमें डिस्टेंस में इनवर्सली था। अब ये इनवर्स स्क्वायर क्यों लिया था, आखिरकार न्यूटन ने फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ऐसा क्यों लिया, मतलब हम डायरेक्टली ले सकते कि 3 टाइम अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम तो होने वाला है, लेकिन 3 टाइम कम होना चाहिए था, 9 टाइम क्यों हो रहा है, या 5 टाइम अगर कम हो रहा है तो या बढ़ना तो चाहिए था, लेकिन 5 टाइम ही बढ़ना चाहिए था, 25 टाइम क्यों बढ़ रहा है। तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर लेने की वजह से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, इसका स्क्वायर लेना पड़ रहा है। तो आखिरकार जब न्यूटन से पूछा गया कि यहाँ पे ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों लिया गया, तो उसका उन्होंने सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।